अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, हम ठीक हैं। इन केस यू गाइस आर वंडरिंग कि कराची में क्या हो रहा है और एक तूफ़ान की बहुत बात हो रही है, अभी भी बात हो रही है और उस पर हम ज़रा इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। कुछ अगर हम अपने ओशन को देखें, अपने सी फ्रंट को देखें, तो ऐसा लगता है कि कोई टेंशन है बिकॉज द वेव्स आर रियली हाई, नॉट नॉर्मल, बिफरा हुआ लग रहा है। हालांकि अभी बिपरजोय आया नहीं है, लेकिन वो बिपरजोय हो रहा है। इम्कान भी यही है कि होपफुली इंशाल्लाह कराची के साहिल से नहीं टकराएगा। कुछ और इलाके हैं जिनके मुतासर होने का खदशा है, लेकिन एट द सेम टाइम कराची और इसके अलावा जो सिंध की साहिली पट्टी है वहाँ पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की गई। लेकिन ये तो हमारी उम्मीद है ना कि ये नहीं, इट विल नॉट हिट द शोर्स ऑफ कराची और इधर उधर हो जाएगा, लेकिन तैयारी तो पूरी पकड़नी चाहिए। तो वो जो बात हो रही थी ना कि वो बिलबोर्ड्स वगैरह हटा दिए जाएंगे और पूरी एक प्रेपरेशन, बिकॉज अब इतने दिनों से बात हो रही है तो काफ़ी टाइम मिल गया है प्रिपेयर करने का, बट नथिंग लाइक दैट, बिल्कुल भी नहीं। बिलबोर्ड्स वगैरह हटाए जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी जिस रास्ते से मैं आती हूँ और रोज आती हूँ, सालों से आ रही हूँ, उधर बिल्कुल लगे हुए हैं। ये आज के शॉट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। सो बिलबोर्ड्स में या तो सुराख किए जा रहे हैं या फिर चंद जगहों से हटाए जा रहे हैं। ज्यादातर लोग वैसे मेरा ख्याल है सुराख करने पर ही इक्तिफा कर रहे हैं ताकि हवा आर पार हो जाए। लेकिन और फिर हम कल को दोबारा से बिलबोर्ड लगा दें। जो हैं, जो दीगर एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं कि क्या होने जा रहा है। लेकिन ये कुछ मनाजिर थे, यहाँ पे सुराख किया जा रहा है बिलबोर्ड में। वैसे होल्स पर सुराख बनाने वाला ना, ये बहुत ही ज्यादा वो जो लिटरली हम एड हॉक बेसिस पे चीजें करते हैं ना, ये वही वाली बात है। अबाउट द बिलबोर्ड्स ऑलरेडी डायरेक्टिव्स हैं, आपको पता है कि अदालतों की डायरेक्टिव्स हैं, बहुत सी जगहों पे होने ही नहीं चाहिए। और अगर ये चांस एक बन रहा है कि जहाँ लगता है कि एक तूफान आ रहा है तो आप इंप्लीमेंट करवाएं और उतरवाएं सारी। ये सुराख वाला तो टेम्परेरी है इन द सेंस कि जब गुजर जाएगा तो हम फिर लगा देंगे अपने बिलबोर्ड्स होने ना होने पे वैसे एक और बहस हो सकती है। लेकिन मेरा मसला ये है कि बिलबोर्ड्स लगाने भी है ना इस शहर में, पूरी दुनिया में होते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा एस्थेटिकली लगाए जा सकते हैं ये, मतलब एक बेहंगम जंगल की तरह। कराची में एक एरिया है, बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे, कुरंगी वाला जो एरिया है, जो मेन चौक है खैबान इत्तेहाद और फिर कुरंगी को आगे मिलाता है, वहाँ पे एक तूफाने बदतमीजी है बिलबोर्ड्स का। देखो तूफान तो था ना। हाँ, तूफाने बदतमीजी वो अपने मुंह पे आ रहे होते हैं। और आई वंडर व्हाई डू ब्रांड्स प्लेस देयर प्रोडक्ट और व्हाटएवर दे वांट टू प्लेस इन दैट एरिया, क्योंकि वहाँ पे तो the worst are on a highway by the way, some are so distracting। नई ब्रांड्स को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो बिलबोर्ड्स है ना, वो अच्छा इंप्रेशन देने के बजाय ऐसा लगता है कि आप शहर को बदनुमा बनाने में एज ए ब्रांड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ। सो उस पे जरा नजरसानी होनी चाहिए। के बारे में अच्छा छोड़ दें, चलें, ये तो आप वो उनकी बात कर रहे हैं ना बिलबोर्ड्स की। लोगों की देखें, जब पता है कि एक तूफान की वार्निंग है और तूफान आ सकता है तो आप जरा दूर जाएं, ना कि आप पहुंच जाए कुर्सियां रख के इंतजार कर रहे हैं कि आया नहीं। आप तूफान के इंतजार में बैठे हैं, टाइम देख रहे हैं अपना। तो कल जो कि हालांकि मना किया हुआ था कि सी व्यू वगैरह पे ना जाएं, एक तूफान की वार्निंग है, आ सकता है। इनफैक्ट अगर आप वहाँ देखें तो पुलिस की चौकियां वगैरह भी लगी हुई थी, लेकिन नुप्स कराची वाले पहुंचे हुए थे। और ये लें जी आपके सामने। की आप क्या बात कर रही हैं? बलूचिस्तान में साहिली इलाकों में बीचेस पे रश था, लोग पहले से ज्यादा तादाद में पहुंचे हुए थे। एक्साइटमेंट, तूफान को तो देख लें कि कहां पहुंचा है। शॉट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, पानी के अंदर घुसे हुए हैं। तो हम बिल्कुल ना सिर्फ कि हम इंतजार में बैठे हैं, हम जाएंगे और लेके आएंगे तूफान को। तो ये गवादर के साहिल पर दफा 144 नाफिज की गई है, लेकिन एट द सेम टाइम लोग वहां भी पहुंचे हुए थे पिकनिक मनाने के लिए। तो लोग घोड़े, मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम करना भूल गए, कराची का जो साहिली इलाका है, साहिली इलाके के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल जो आबादी है, उस आबादी का आप क्या ही हशर पूछिए, आजकल वो उधड़ी पड़ी है। वो किसकी जगह की बात कर रहे हैं? कराची के साहिली इलाका और क्लिफ्टन बीच के सामने की जो सारी आबादी है, डीएचए क्लिफ्टन पर मुहित जो है। अच्छा प्लीज लेट अस लाइक उसमें तो आप वापस आ जाएं। वहां पर जो है चलने की जगह नहीं है, सड़क का नामो निशान नहीं है। मतलब लिटरली अगर कोई 200 किलोमीटर तवील सड़कें होंगी पूरे में, तो उसमें से 199 किलोमीटर जो हैं वो उधड़ी पड़ी हैं। मतलब आपको रास्ता नहीं समझ आता कि आप किधर से जाएं, कहाँ ब्लॉक लगा हुआ है। सीव्यू भी अब बंद कर दिया। आज मेरे लिए एटलीस्ट ऑफिस आना इतना मुश्किल हो गया था दैट एट सम पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू टर्न बैक, बिकॉज पूरा शहर उधड़ा हुआ है। शहर मतलब डीएचए साहिली ये पट्टी, आप डीएचए एक शहरी है वैसे, आई एम सॉरी, और हम लिटरली डीएचए क्लिफ्टन की बात कर लें।
क्लिफ्टन भी नहीं, सिर्फ ट्रेजेडी ये है कि वहाँ पे कोई डाइवर्जन्स लगाने की भी जहमत नहीं करता कि हाँ आगे रास्ता बंद है। एक दो लगी हुई है, मैंने एक दो की तस्वीरें भी ली हैं, इतनी गलत अंग्रेजी में डायरेक्शंस, आगे जाएं पीछे आएं, आगे जाएं पीछे आएं, और ये खुदा न खास्ता तूफ़ानी बारिश की पेशगोई की जा रही है। थोड़ी सी बारिश भी इन गढ़ों की वजह से मुतअद्दिद हादसात का पेश खेमा बन सकती है। आई वंडर कि इस पे किसी ने कोई तवज्जो इस पे दी है। अगर तूफान आ गया और बारिश वगैरह जिसकी पेशगोई हुई है वो हो गया, तो आप सोचें कि DHA को क्या होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो मतलब वो सारा डूबा ही पड़ा रहेगा और क्या होना, सब कुछ तो उधड़ा हुआ है। अच्छा जी, CM सिंध मुराद अली शाह साहब का वो लग रहा है, नजर आ रहा है कि कच्ची सड़कें। हाँ, ये भी दैट्स अनदर स्टोरी। इस पे हम जरा डिटेल में बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन क्या तैयारी हो रही है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं? ऑफ कोर्स बिपरजॉय जो है इट कुड हिट अस इन द नेक्स्ट 2 days। CM सिंध मुराद अली शाह का क्या कहना है, ये देखें। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और 150 से 160 किलोमीटर पर तकरीबन 100 मील फी घंटे की रफ्तार से विंड स्पीड्स हैं। 30 फुट की करीब वेव्स आ सकती हैं। इस सिलसिले में ज़्यादा जहाँ पे ख़तरा है ठट्टा, सुजावल, बदीन, तकरीबन 8 से 9,000 फैमिलीज़ हैं जिनको एवैक्यूएट करना पड़ेगा। जब ये तूफ़ान हिट करेगा साहिल को, तो हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उस दिन बेजा घर से ना निकलें, घरों में रहें। इसी पे ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब, मौसम के मामलात पे हमें ज़रा गाइड रखते हैं ये। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बताइएगा सरदार साहब के इस वक्त क्या एग्जैक्ट पोजीशन है बिपरजॉय की, और हमारे किन किन इलाकों को ज़्यादा ख़तरा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त कराची के जनूब में 600 किलोमीटर के फासले पर है तकरीबन, और अभी तक उसकी वैसी ही शिद्दत बरकरार है, यानी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसका मतलब ये है कि उसके सेंटर के आसपास 180 से 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और 30 से 35 या 40 फीट ऊंची लहरें उसके सेंटर के आसपास इतनी हाई टाइड्स हैं। और इसकी आगे का ट्रैक फ़िलहाल नॉर्थवर्ड ही है, शुमाल की तरफ, और शुमाल और स्लाइटली शुमाल मगरब की तरफ कह लें। लेकिन कल के बाद फिर ये रिकर्व हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, शुमाल मशरक़ की तरफ। तो केटी बंदर और इंडियन जो गुजरात का एरिया है उसके दरमियान से किसी जगह से पास करने का इसका 15 जून की दोपहर में इम्कान है। अच्छा, 15 जून की दोपहर में इम्कान है। केटी बंदर और इंडियन गुजरात के पास से पास करेगा, लेकिन अदरवाइज इसके इफेक्ट्स, इसके असरात कौन कौन से पाकिस्तान के शहरों में देखे जाएंगे? और ख़ास तौर पे जब तूफ़ान साहिली इलाकों को टकराता है, तो सरदार साहब ये भी बताइएगा कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है उन जगहों पे? देखिए 3 या 4 बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं। एक तो बड़ी हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं, स्क्वाली विंड्स, जैसे एक्सपेक्टेड ये है कि केटी बंदर के साउथ से निकलेगा तो ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट और बदीन डिस्ट्रिक्ट और मीरपुर ख़ास, थरपारकर, उमरकोट, ये जो 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लोअर सिंध के, जनूब मशरक़ी सिंध के, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत तेज़ हवाएँ एक्सपेक्टेड हैं, यानी 80 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा या हो सकता है 120 किलोमीटर फ़ी घंटा तक भी गस्ट कर सकती है। एक ये इम्पैक्ट होता है। दूसरा ये कि बड़ी टोरेंशियल रेन होगी, 3 से 4 दिन तक मुसलसल बारिश होगी, यानी 300 से 400 मिलीमीटर बारिश आप उन डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कराची में भी साथ साथ बता दीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी बड़ी आबादी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इकोनॉमिक हब है, और साहिल तो इधर भी है। जी बिल्कुल, साहिल, यहाँ के साहिल में भी ज़ाहिर है समंदर में रफनेस बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, तो उसके की वजह से हाई टाइड्स तो यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि जितना जिस एरिया से पास करता है वहाँ पे ज़्यादा ज़ाहिर इफेक्ट होता है। सरदार साहब क्विकली, डॉक्टर सैफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, उनसे भी हमने जानना है। तो आपसे हम पहले कराची में बारिश की प्रेडिक्शन ले लें कि ठीक है यहाँ से तूफ़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे आज सच गुजरने का ख़तरा नहीं है, लेकिन कराची में तेज़ आंधी, तूफ़ान और बारिशों क्या की प्रेडिक्शन है क्या? जी बिल्कुल, कराची में भी इम्कान है, हैदराबाद में भी इम्कान है, ये नवाबशाह तक एटलीस्ट, नवाबशाह, सांगड़ और हैदराबाद और टंडा मोहम्मद खान, टंडोला, यार इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छी तेज़ बारिश मुतवक्के हो सकती है, इसलिए कि उसकी खासा बड़ा चूँकि सिस्टम है, उसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा है और बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंस सर्कुलेशन है हवाओं की उसके अंदर, तो ज़ाहिर है वो उसको स्वीप करते हुए निकलते हुए पूरे एरिया को ही अपने एक तरह से ना लपेट में ले गया। तो कराची में भी डस्ट स्टॉर्म 14 तारीख को, फिर 15 को एक्सपेक्टेड है, आंधी चले 70 से
80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यहाँ भी 60 से 80 तक हवाएं चल सकती हैं। पिछले साइक्लोन के केस में भी आपको याद होगा दूर से गुजरते रहे फिर भी यहाँ डस्ट स्टॉर्म हो जाता था। तो 40 से 45। सरदार साहब हमारे साथ ही रहे। डॉक्टर सैफुर रहमान एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर सैफ, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स की अभी बात कर रहे थे और अब हमें काफ़ी दिनों से पता है कि ये जो एक सिस्टम बन रहा है वो हमें हिट कर सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट कराची पर्टिकुलरली, लेकिन फिर भी हमने देखे 144 को भी वायलेट किया जा रहा है। बिलबोर्ड्स वगैरह भी देखें तो दे आर वेरी मच स्टिल इन प्लेस। क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं? वाइपर जो है जाहिर एक साइक्लोन है और ये हिट करेगा जो साहिली इलाके हैं सिंध के, और कराची में गो के स्लिम चांसेस हैं जो कि मेट डिपार्टमेंट ने बताया, लेकिन ज़ाहिर यहाँ पे स्लिम चांसेस भी बहुत ज़्यादा उसको सीरियस लिया जाता है। कल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसमें तमाम मीटिंग की थी। कल हमने भी पूरे दिन मीटिंग की। उसमें चंद बुनियादी चीज़ें, एक तो जो बिल बोर्ड्स का है वो हटाए जा रहे हैं, बड़े बड़े वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल मना किया हुआ है, तमाम ये ऑलरेडी डेंजरस होते हैं। दूसरे ये कि बाकी अगर तेज़ बारिशें हुई तो उसके लिए जो इदारे हैं वो बिल्कुल फाल हैं। तीसरा ये कि जो ड्रेन्स हमारे हैं उनके जो चोकिंग पॉइंट्स हैं उनको कल भी हमने साफ किया था। जो हमारे अंडर पासेस बने हुए ख़ासतौर पर ज़िला बस्ती में, ज़िला शर्क़ी में और साउथ में, उनके जो ड्रेन्स हैं उनको हमने साफ़ किया, उनकी मशीनरीज़ को बिल्कुल फ़ाल किया। उसके बाद जो हमें वो पंपिंग मशीन्स चाहिए होती हैं, ख़ास हमारी 17 ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ अगर टॉरेंशियल रेन हो या इवन मीडियम भी रेन हो तो भी प्रॉब्लम होता है और पानी जमता है, इसलिए कि वहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम है, वहाँ पे भी हमने आइडेंटिफाई करके अपनी मशीन को डिप्लॉय कर दिया है। तो बल्दिया उज़्मा कराची का तैयारी पूरी मुकम्मल है। हमारी जो फायर ब्रिगेड है वो बिल्कुल एक्टिव है, उसकी तमाम जगहों पे पोस्ट, जो हमारे सिटी वार्डन्स का डिपार्टमेंट है वो, जो म्यूनिसिपल सर्विसेज का डिपार्टमेंट है वो तमाम कल भी वो पूरे ऑफिसेज में आए थे। इंशाल्लाह ताला कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो उसको हम बहुत एहसन तरीके से कर लेंगे। आपको पता ही है बारिश जब भी होती है कराची के मुताद्दिद इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल डूब जाते हैं। एक तो साहिली जो इलाका है वो तो आई वंडर क्या ही बनेगा उसका, क्योंकि वहाँ 20-20 फुट गहरे गड्ढे हुए हैं सड़कों के ऊपर। अब ये बताइए, वैसे ज़्यादातर हमने देखा है ये बिल बोर्ड्स ना सुराख करने पर इक्तफा किया जा रहा है, उतार कोई नहीं रहा। तो क्या आप लोग ये बिल बोर्ड्स को जो पंचर कर रहे हैं इससे भी राज़ी हैं, या फिर बड़े बड़े जो देव हैकल साइज़ के बिल बोर्ड्स हैं उनको उतरवाने के लिए इंसिस्ट करेंगे? बिकॉज ऑब्वियसली ये भी एक टास्क होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सी सिफारिशों के फ़ोन आपको भी आएंगे इस मामले को। और पीपल हु आर वाचिंग, ये जो शॉट्स हम चला रहे हैं साथ विजुअल्स, ये आज के हैं जी। देखिए कानून में बिल्कुल क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैन किया है ये बड़े बोर्ड जिसके साथ देव हैकल पाइप होते हैं और उसके साथ लोहे के बड़े बड़े फ्रेम्स होते हैं जो कि ज़मीन पे किए जाते हैं, वो कम है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। बेसिकली ये दीवारों पर और उस पर भी वो एक ज़ाहिर है वो स्मार्ट प्ले करते हैं, चालाकी से स्किन कहते हैं उसको, वो लगाते हैं फ्रेम के साथ। अब तो जो रिहायशी इमारतें हैं उसके ऊपर भी लगाए जाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ख़तरनाक होते हैं और मेरे ख्याल बदनुमा भी करते हैं शहर को, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। बिल्कुल ये एक चैलेंज है, आपने वजह फरमाया, ज़ाहिर है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इनके होता है, लेकिन ये एक बहुत ही हमारे ऊपर मुश्किल है, तो इसको बिल्कुल हम रिमूव करेंगे तमाम जगहों पर और हो भी रहे हैं तमाम, उसमें इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब से भी आ जाएं जरा। जी बिल्कुल, बस एक चीज़ और डॉक्टर साहब, 144 नाफिज था, कल हम सीव्यू वगैरह पे भी देख रहे थे। इज देयर एनी वे कि लोगों को एक्साइट ना हो वो इस चीज़ से और एक्चुअली रोका जाए? ये ख़तरनाक भी हो सकती है, आप पानी की तरफ ना जाएं, ये होपफुली ये ना भी हमें हिट करे ये तूफ़ान, लेकिन वी हैव हाई टाइड, इट इज़ बहुत ही ख़तरनाक किस्म का पानी। आजकल बीच भी बड़ा छोटा होता जा रहा है, कम जगह रह गई है, तो पीपल आर स्टिल फ्लॉकिंग ओवर देयर। और हमारे पास कौन से लाइफ गार्ड्स बैठे होते हैं वैसे? बिल्कुल 144 का नफाज है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे लोग बहुत ही मनचले होते हैं और वो देखना चाहते हैं कि कितनी हाइट है, नापना चाहते हैं वो, मेरे ख्याल से तमाम चीज़ें। इसमें हादसा भी होते हैं जो कि मेरे ख्याल एक सैड आस्पेक्ट है। इस पर हम आज बैनर्स भी लगा रहे हैं तमाम जगहों पे, FM रेडियोज़, टेलीविज़न और जो केबल होता है उसमें भी हमने आज तमाम चीज़ें की। मसाजिद में भी हम ऐलान कराएंगे, ये सारा हमने प्लान किया है और आज फजर में ऐलान भी हुआ होगा तमाम चीज़ें करने का। गो के स्लिम चांस है, लेकिन ये स्लिम चांस भी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है,
तमाम उसमें। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ बिंग द एडमिनिस्ट्रेटर कि बराए मेहरबानी ये जो साहिली इलाके हैं उसमें 2-4 दिन के लिए इज्तनाब करें। इस बात को भी डॉक्टर साहब क्लियर कर लेते हैं। सरदार साहब फराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ हैं। सरदार साहब ठीक है, कराची से स्लिम चांस हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो तूफ़ान के टकराने का, लेकिन तूफ़ान ठीक है कराची से नहीं भी टकराएगा, लेकिन बारिशों की प्रेडिक्शन किस हद तक है? क्या 90% इम्कानात हैं, 100% इम्कानात हैं कि कराची में तेज़ बारिश होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी? क्योंकि 200-300 मिलीलीटर की जो आप बात कर रहे हैं इट सेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है शहर के लिए। सरदार साहब आप क्लियर कर दें प्लीज़। देखिए इसमें हैवी फॉल्स कराची में किसी किसी जगह पे मुतवक्के हो सकते हैं, यानी 50-60 मिलीमीटर तो कम से कम एक ही झटके में हो जाती है कराची में। हम सब ऑब्जर्व करते हैं जब सिस्टम कोई खातर ख्वाह इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं भी होता, तो ये तो खासा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, ओवरलैप करते हुए स्वीप करते हुए कराची के तकरीबन करीब से ही गुजरेगा। तो ज़ाहिर है उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50-60 मिलीमीटर तो कम से कम, लेकिन 100 मिलीमीटर ये इससे बढ़ भी सकती है। लेकिन जो असल पॉइंट जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं ना, जनूब मशरकी सिंध के ठट्ठा, सुजावल, बदी, मीरपुर खास वगैरह, उधर तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 300 से 400 मिलीमीटर बारिश। तो साइक्लोन जब होता है तो जिस एरिया से गुजरता है, जिस एरिया के करीब से गुजरता है, तो इतनी बारिश तो साइक्लोन के हवाले से मामूल की बात है। और सरदार साहब ये इलाके तो ऑलरेडी फ्लड्स से अभी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे, उसी से रिकवर नहीं हो पाए थे। बदीन की पर्टिकुलरली बात कर लें, मीरपुर ख़ास की बात कर लें, तो वहाँ तो एक और तूफ़ान सर पर आकर खड़ा हुआ है, इसका मतलब है। जी अनफॉर्चुनेटली यही है। आपको पता है कि मई और जून 2 महीने ऐसे होते हैं जो प्री मानसून से पहले, प्री मानसून के महीने मानसून से पहले जो जिनमें साइक्लोन का खदशा रहता है। तो मई तो इत्तेफाक से अच्छा गुजर गया था, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई इन एरियाज़ के लिए। तो अब जून में चूँकि साइक्लोन बन गए तो मतलब ये कि हमें एक तरह से ना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और सारी चीज़ों को अब अकॉर्डिंगली जो क्लाइमेट चेंज हो रही है इसके नतीजे में अब शिद्दत के तूफ़ान बनने के मुस्तक़बिल इम्कानात ज़्यादा है। तो उस हवाले से तैयारियां हमारी होनी चाहिए। अच्छा सरदार साहब, पैटर्न का एक दफ़ा दोबारा से बता दें, क्योंकि आप ठट्ठा सजावल का जिक्र कर रहे थे, तो ये फोरकास्ट चेंज भी हो सकता है, ये पैटर्न बदल भी सकता है इन द नेक्स्ट 1-2 दिनों में, और ख़ास तौर पे कराची के हवाले से ज़रूर बताइए। देखिए अब तो तकरीबन उसका रूट जो है ना वो एक तरह से पहले जितनी जो ग्लोबल मॉडल्स थे ना उनमें बहुत डाइवर्जेंट ओपिनियन थी। कोई वेस्ट की तरफ ले जा रहा था, कोई ईस्ट की तरफ ले जा रहा था, लेकिन अब एक तरह से कंसेंसस हो चुका है तकरीबन कि ये शुमाल मशरिक की जानिब ही रहेगा। इस वजह से कि जो अपर एयर की विंड्स होती हैं जो बेसिकली इसको स्टीयर करती हैं, वो इस वक्त 2 जगहों पर मौजूद है। एक इसके शुमाल मशरिक और शुमाल मशरिक में इंडिया के ऊपर एक हाई प्रेशर, और एक उधर सऊदी अरेबिया, ईरान और वेस्टर्न अरेबियन सी भी मौजूद है। तो जो अपर एयर की जो रिज होती है या हाई प्रेशर होता है ना, जो गालिब आ जाता है वो उसको उस तरफ स्टीयर करता है। तो बहुत हद तक अब इसका रूट सर्टन है, तय है कि ये शुमाल मशरिक की जानिब इंडिया, गुजरात और हमारा जो साउथ ईस्ट सिंध है उसके बराबर से ही जाएगा। मुख्तसरन अगर डॉक्टर सैफ आप शहरियों से कोई अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहें, वक्त कम है हमारे पास। देखिए 2-3 मोटी चीज़ें, एक तो साहिल समंदर पे जाने से इज्तनाब करें बिल्कुल, और ख़ास तौर पे बच्चों को, यंग लड़कों को बिल्कुल करें। और दूसरा ख़ास तौर पे DHA के जो लोग हैं वो अपने बेसमेंट का ख्याल करें, इससे कि अगर बारिश ज़्यादा हुई तो बेसमेंट जो उनकी वैल्यूबल्स हैं, और ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हैं उसको बेहतर कर लिया जाए। राशन थोड़ा सा DHA वाले अपना बेहतर कर लें। बाकी जो मेन चीज़ें होती हैं वो सब हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं, और बिला वजह घर से ऐसे उसमें निकलना भी नहीं चाहिए। और तेज़ जब हवा चलती है तो वो ख़तरनाक होती है मोटरसाइकिलिस्ट के लिए, साइकिलिस्ट के लिए, इवन जो पैदल चलते हैं कि कोई चीज़ उड़ के लग जाए। हमने दरख्तों की भी ट्रिमिंग कर दी है, ख़ासतौर पे मेन शाहराहों की। आप देखेंगे कि मेन शाहरा के तमाम दरख्त किसी इलेक्ट्रिक तार के साथ नहीं लग रहे, कोई ऐसा नहीं है जो कमज़ोर दरख्त हो। तमाम चीज़ें ये पूरा आइडेंटिफाई किया था। कल मैं खुद पूरा दिन फील्ड में था, परसों में था, अभी भी मैं जाऊंगा एक जगह पर तमाम। तो इंशाल्लाह वी विल टैकल इट वेरी प्रॉपर्ली। तो बेसिकली साहिल पे ना भी जाएं तो अवॉइड करें बाहर निकलना। ऑब्वियसली जब तूफान हो फाइनली का प्लान नहीं है ना आपका? जी अभी कोई आम तातील, पब्लिक हॉलिडे वगैरह का तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इंशाल्लाह हमारी तैयारी है पूरी। हमने बाकायदा साइक्लोन इमरजेंसी सेंटर भी कायम कर दिए हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट में, वो बिल्कुल फाल होंगे तमाम उसमें। बहुत शुक्रिया आपका एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफ हमारे साथ थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।
तैयारी पूरी है। एक और चीज़ जो मेरे जहन में आई थी, ये बेसमेंट्स वगैरह की हम बात कर रहे थे, जो दफातर, जो बिल्डिंग्स या जिन घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, वो अपने सोलर पैनल्स को प्लीज़ सिक्योर कर लें, क्योंकि अगर आपने सिर्फ वो ब्लॉक रख के टिकाए हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि कुछ होगा नहीं, तो उसको प्रॉपरली आप सिक्योर करें, उसको ड्रिल कराएं इन द ग्राउंड और उसके ऊपर एहतियातन ब्लॉक रखें या कुछ भी ऐसा कर लें ताकि आप अपने भी नुकसान से बच सकें और खुदा न खास्ता वो उड़ के किसी को लगे तो लिटरली किसी की जान जा सकती है। एज इट इज़ अगर इस किस्म के कोई बिल बोर्ड्स हो या सोलर पैनल्स हो, कोई भी जुगाड़ू काम हो, अगर हुआ है, दिस इज़ नॉट द टाइम टू एक्सपेरिमेंट विद दैट, तो हर चीज़ को पक्का कर लिया जाए। और प्लीज़ अगर ऐसा मौसम बन ही रहा है तो बाहर मतलब एक्सकर्शन के लिए ना निकल जाएं, ये ज़रूर माइंड में रखें, वरना पता है ना लोग एंजॉय करने निकल जाते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको पता है ना रूसी तेल कराची पहुंच गया है। अब देखना ये कि हुकूमत कितने दिन की मेहमान है। अच्छा ओके, यस, इस पे बात करेंगे। भाई अच्छी खबर ये है, तूफान आए ना आए और अल्लाह ना करे आए, लेकिन रूसी तेल पाकिस्तान आ गया है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है। समंदर पे ही अभी मौजूद है ना, इंशाल्लाह उसकी तरसील नहीं उड़ेगा, उससे पहले ही इसकी तरसील शुरू हो जाएगी। बहरी जहाज जो है साइक्लोन से पहले कराची पहुंचने में कामयाब हुआ है, क्योंकि आपको पता है ये भी एक अपहिल टास्क था। जहाज से पाकिस्तान रिफाइनरी के लिए तेल की तरसील आज से शुरू होने का इम्कान है। ये भी आपको बताते हैं कि 45,000 टन जो है वो खाम तेल, रूसी खाम तेल पाकिस्तान पहुंचा है, सो दैट इज़ गुड। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बाकी रूसी तेल भी 2-3 जहाज़ों के ज़रिए पाकिस्तान लाया जाएगा। पाकिस्तान ने रूस से इब्तदाई तौर पर एक मुआहिदा किया है, एग्जैक्टली क्या क्वांटिटी है उस मुआहिदे की ये भी हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब। मलिक साहब, सबसे पहले तो यही बता दीजिए, डर नहीं लगा आप लोगों को, क्योंकि अभी एक जो इससे पहले वाले वज़ीर आज़म थे वो ये कहते रहे हैं कि रूस के साथ मुआहिदा होने जा रहा था, रूस का दौरा किया था, इसलिए अमेरिका ने उन्हें हटा दिया इस पादाश में, तो आप लोगों को तो डरना चाहिए था, आपकी तो वैसे ही इतनी कमज़ोर हुकूमत है। देखिए, उन वज़ीर आज़म ने तो ये भी कहा था कि मुझे फ़्रांस के सदर ने टेलीफ़ोन किया और मैं क्योंकि मसरूफ़ था तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं ले सकता, तो उनकी क्या बात है। उनने तो ये भी कहा था कि मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, अमेरिका वाले मुझे फ़ोन नहीं करते, एक टेलीफ़ोन नहीं आया, बल्कि यहाँ से एक वो अपने एडवाइज़र को भी भेजा जो वहाँ जाके गिला करते रहे कि हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं भाई एक फ़ोन ही कर डालें। फिर आपको याद होगा हमारे वज़ीर आज़म ने तो ये भी कहा था कि वो देखें मोदी कैसा आदमी है, मैं उसको फ़ोन करता हूँ वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता। तो अब आप उनकी क्या बात करें, कोई उनका फ़ोन नहीं उठाता, कोई उनको फ़ोन नहीं करता, किसी को वो कहते हैं कि मैं आपके पास आ रहा था, मुझे एक और दोस्त मुल्क ने रोक लिया, इस वजह से उनकी बातें तो छोड़ ही दें। मगर ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक अगर आप बैनुल-अक़वामी सतह पे आपके जितने भी मुआहदे हैं उनका पास करें और अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखें जैसा कि हमने रखा है, रखने की कोशिश की है, तो फिर दुनिया भी आपके साथ चलती है। आपने देखा कि वाइट हाउस का एक पैगाम था, वाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये पैगाम दिया था कि हमें पाकिस्तान के रूसी तेल लेने पे कोई एतराज़ नहीं। उसकी वजह यह है कि हम पूरे जो जितने भी हमारे मुआहदे हैं पूरी दुनिया के साथ उनकी पासदारी करते हैं। हम तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए अगर हमें कहीं से सस्ता तेल मिलता है तो उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से लेकर आते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा झगड़ा बगड़ा होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। राइट मलिक साहब, तो यही हमने करने की कोशिश की है। जी जी मलिक साहब, अभी जो पहला तेल आया है वो 45,000 टन खाम तेल पहुंचा है पाकिस्तान, तो क्या ये सिलसिला बताएं कब तक चलेगा, कितने का मुआहिदा हुआ है, कितना टन तेल अभी आना है? देखिए 1 लाख टन का हमारा उनसे मुआहिदा है, वो 2 शिप्स में आएगा। ये पहला जहाज़ जो है ये लंगर अंदाज हो चुका है और आज उसकी तरसील शुरू हो जाएगी, जिसका कल रात वज़ीर आज़म ने ऐलान भी किया था। और मेरे ख्याल में ये 3 दिन लगेंगे शायद इसको पूरे जहाज़ को ऑफलोड करते, फिर ये जहाज़ निकल जाएगा और हमारा दूसरा जहाज़ जो है वो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आ जाएगा, उसमें 60-65 हज़ार टन तेल होगा। तो इस तरह पहले क्या होगा 1 लाख टन मलिक साहब, क्योंकि आवाम ज़ाहिर है इसी इंतज़ार में है कि इसका असर उनकी जेब पर भी पड़े, उनको कुछ फ़ायदा हासिल हो, उनको फ़ायदा क्या, उनको कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि वो अब तो रिलीफ की तलाश में ही रहते हैं। सो
ये आ गया, दूसरी शिपमेंट भी आ जाएगी, इसका इम्पैक्ट हमारी लोकल मार्केट में कब तक नजर आएगा और कितना नजर आएगा? खास तौर पे आम सारिफ के लिए। जी, ये मेरे ख्याल में हमारा जो टारगेट है, जब हम वो टारगेट अचीव कर लेंगे, जो तकरीबन 1/3 जो हमारा ख़ाम तेल है, ये हमारा टारगेट है, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे आना चाहिए रूस से। तो तकरीबन 18 से 20% तेल की जो कंप्लीट प्रोडक्शन होती है पाकिस्तान में या जो ज़रूरत होती है, वो डिस्काउंटेड प्राइसेस पे होगी। उसका एग्जैक्ट कितना इम्पैक्ट आएगा वो मैं इस वजह से जिक्र नहीं कर रहा कि वो बैक कैलकुलेशन करके लोगों को पता चल जाएगा कि इस डील की जो हमारी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, और हम वी आर नॉट एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज द कमर्शियल रिलेशनशिप। इस वजह से मैं थोड़ा सा कतरा रहा हूँ, लेकिन इसका बहुत बड़ा फ़र्क आएगा और लोगों की जेब तक पहुंचेगा, मगर उसका जो रियल इम्पैक्ट है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा जब एक तसलसल के साथ ये जहाज़ आएंगे और हम तकरीबन 1/3 अपना खाम तेल रूस से लेना शुरू हो जाएंगे। तो ये कब तक अचीव करने का इरादा रखते हैं आप? ये मेरे ख्याल में जी बस अब ये पहली शिपमेंट आई है, इससे हम प्रोडक्शन में लेकर आएंगे। अभी तक इससे पहले अब मैं तकनीकी अमूर में जाऊंगा तो आपका प्रोग्राम बोर हो जाएगा, कल से कोई देखने नहीं आएगा लेकिन हकीकत ये है कि उसकी केमिस्ट्री वगैरह जो है हम एडजस्ट कर चुके हैं, सारा कुछ तय हो चुका है। लेकिन आप ये समझ लें कि अब ये चलेगा, हमारी प्रोडक्शन बाहर आएगी, हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी पेट्रोल, कितना डीजल, कितना फर्नेस ऑयल इस खाम तेल से निकलेगा, फिर एक लॉन्ग टर्म तसलसल के साथ तेल आना शुरू हो जाएगा। तो मैं मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने के अंदर तसलसल से तेल जो सर आवाम जो है ना ये तकनीकी मामला भी बड़ा अच्छा समझते हैं, तो बोर नहीं होते, वो देखते हैं। उनको कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा हो तो वो समझ भी जाते हैं। खैर आप ये बताएं मलिक साहब कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा उनके लफ्ज़ हैं कि रूसी तेल की आमद को उन्होंने पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ करार दिया है। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मुआहदे और मज़ीद हम देखें कि होंगे in the future? देखिए, पहले तो मैं आपको एक हायर लेवल पे बताना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये है कि हमारा एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ये इससे पहले की हुकूमत में आपने देखा ना, जो एक पोलराइज, जिस तरह मुल्क के अंदर सियासत को उन्होंने पोलराइज़ कर दिया था, इंतहा पसंदी दिखा रहे थे, बैनुल अक़वामी सतह पर भी वो यही कर रहे थे। ट्वीट्स के ज़रिए तो वो अपनी खारजा पॉलिसी चला रहे थे, कभी अमरीका से लड़ाई, कभी अमरीका दोस्त। एक दिन आपने देखा कि उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें गारत कर दिया, अमेरिका ने हमारे आइन को पामाल किया, अमेरिका ने हमारी जमहूरी हुकूमत उल्टा दी। दूसरे दिन फिर आपने उन्हीं को आप ही लोगों ने दिखाया गिड़गिड़ाते हुए, वो उनकी जो कांग्रेस वुमन हैं उनको कह रहे थे कि आप जीती रहें, आपके भाग लगे रहें, आपका ख़त बड़ी दूर तक जाएगा, ज़रा एक चिट्ठी हमारे हक़ में लिख दें। फिर जाके वो एक साहब जो डेविड फैंटन, जो तकरीबन 30 साल से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी तहरीक चला रहे हैं, उनको लॉबिस्ट अपना बना दिया, मुकर्रर कर दिया। फिर बोला मैंने थोड़ी लगाया था, मुझे तो पता ही नहीं था ये कौन था, किसी और ने लगा दिया। देखें, ऐसे खारजा पॉलिसी नहीं चलती। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी ये है कि हम हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। देखिए, अभी हमने आज़रबाईजान से एक मुआहिदा किया है, एक कार्गो हर महीने वो हमें देंगे LNG का कम कीमत पे, जो भी बैनुल अक़वामी कीमत होगी उससे कम कीमत पे देंगे, और हमारी मर्ज़ी है कि हम वो ख़रीदें या ना ख़रीदें। तो ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने हमें भेज दिया है, अब हमारी काबीना के पास है, इंशाल्लाह साइन हो जाएगा। इसी तरह तुर्कमानिस्तान के साथ आपने परसों चौथ देखा कि हमने एक बड़ा मुआहिदा किया है जिसमें टापी को रीइन्विगरेट किया गया है, उसके पैसे कहाँ से आएंगे, वो कैसे हम उसको डी रिस्क करेंगे, वो तमाम चीज़ें तय हो गई हैं। उनके वज़रा यहाँ आए, हमने साइन किए, सेरेमनी हुई और वो गए। इसी तरह बिल्कुल अमेरिका के साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि 1/3 हमारी गैस जो है वो चली जाती है फर्टिलाइजर्स में। हम कोशिश ये कर रहे हैं, अमेरिका के पास एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हवा के ज़रिए, सूरज के ज़रिए, यानी तवानाई के जो शमसी तवानाई और पंचक्की की जो तवानाई है उसके ज़रिए, और पानी के ज़रिए, इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए, इन चीज़ों के ज़रिए हम ग्रीन अमोनिया बनाएंगे, यानी उसमें गैस नहीं इस्तेमाल होगी। ये हमारी बातचीत चल रही है उनसे।
उनसे ये भी बातचीत चल रही है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेकर आएंगे और सरमायाकारी होगी अमेरिका से। फिर हमारी एक GCC के मुल्क के साथ इस वक्त बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह 90 से 120 दिन के अंदर $10 बिलियन यानी 10,000 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का मुआहदा हम करने जा रहे हैं इसके अंदर, रिफाइनरी के अंदर। एक बैनुल अक़वामी सतह की बेहतरीन रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाई जाएगी और ये सब अभी होगा अगले 60-90 दिन में। उसके अलावा हम यूरोप से ये बात कर रहे हैं कि जो तुर्कमानिस्तान से हम गैस लेकर आएंगे, आप यहाँ पे लिक्विफिकेशन के प्लांट लगा लेंगे। जो RLNG बनती है वो प्लांट आप गवादर में लगा लें, कराची में लगा लें। हम तुर्कमानिस्तान से गैस लाएंगे, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और यहाँ से LNG ले जाएं, तो पाकिस्तान एक तरह से इंपोर्टर के बजाय एनर्जी का एक्सपोर्टर बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए, हम किसके साथ हैं? हम रूस के साथ हैं, हम तुर्कमानिस्तान के साथ हैं, हम अज़रबैजान के साथ हैं, हम यूरोप के साथ हैं, हम अमेरिका के साथ हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमें जहाँ से बेहतर एक डील मिलती है, बेहतर डील स्ट्रक्चर होती है, हम वहाँ पे जाके एक बैलेंस पॉलिसी के ज़रिए बगैर होपफुली अल्टीमेटली इसके फ़वाइद पहुँचे। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक हकीकत है कि इस तरह के जो मुआहदे होते हैं उनकी इम्प्लिकेशंस भी होती हैं, किसी ब्लॉक में जाने या ना जाने का तासुर भी आता है। सो उन मामलात को आपको लगता है कि हम बखूबी अभी तक निभा रहे हैं? एक तो ये, दूसरा ये कि हमारे पास ये जो रूसी तेल आया है, या और आपने इरादे बताए हैं तेल लेने के, हमारे पास ये रिफ़ाइन करने की सलाहियतें मौजूद हैं? मतलब वी हैव एम्पल कैपेसिटी एंड द टेक्नोलॉजी टू रिफाइन दिस ऑयल? देखिए, पहला सवाल का तो जवाब आपके सवाल में ही है, आपके इब्तदाइये में है। आपने इब्तदाइये में ही बता दिया कि रूस का तेल आ गया और अमेरिका नाराज़ नहीं हुआ। तो आप बताइए ना मुझे कि अब से कुछ चंद एक साल पहले तो कह रहे थे कि रूस का तेल की बात की और हमारी हुकूमत उल्टा दी। आज रूस का तेल पोर्ट पे लग गया है, आज से उसकी तरसील शुरू हो जाएगी, हफ्ते भर में वो मार्केट में आ जाएगा। तो किसी ने हुकूमत नहीं उल्टाई है, कोई नाराज़ नहीं हुआ है। बल्कि मैंने आपको पहले कहा, अमेरिका ने ऐलान किया कि हमें कोई एतराज़ नहीं। इसकी वजह यह है कि जब आप सियासत अजीब व गरीब किस्म की करें तो आपको जवाबी कार्रवाई मिलती है। ये थोड़ा सी मैंने अनफेयर बात कर दी। बैनुल अक़वामी सतह पे जो जियो पॉलिटिक्स होती है वो एक हकीकत है, लेकिन हमारा काम है ना, ये हमारी नौकरी है कि उस जियो पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए सबसे ज़्यादा फ़ायदा जहां पे मिल रहा है वहां पर लेकर जाएं, और यही हम कर रहे हैं। आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि देखिए, हमारे पास जो PRL हमारी एक कंपनी है बड़ी, जो अभी तेल प्रोसेस करना शुरू करेगी, उसका ये ख्याल है कि वो 30 से 35% के करीब तेल जो है रूस से आया हुआ प्रोसेस कर पाएगी। इसीलिए पहले ये 2 शिप्स हम इस्तेमाल करेंगे और फिर एक तसलसल के साथ तेल लेना शुरू करेंगे। दूसरी हमारी कंपनी है पार्को का ख्याल है कि वो 25 से 30% तेल जो है वो इस्तेमाल कर पाएगी। बाकी हमारी कंपनियां जो हैं, एक हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मुनासिब नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। उनका ख्याल है वो 80% तक रूसी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि उनके एक रिप्रेजेंटेटिव ने तो एक दिन कहा कि हम पहले कर चुके हुए हैं। हम बड़ा पूछते रहे, भाई कैसे कर चुके हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम पहले कर चुके हुए हैं बहुत पुराने ज़माने में इसे इस्तेमाल। तो अगर वो 80% ले सकते हैं, पार्को 25 से 30% ले सकती है, PRL 30 से 35% ले सकती है, तो सिर्फ एक कंपनी रह जाती है ARL, जो पाकिस्तानी जो हमारा क्रूड है, खाम तेल है, उस पर प्रोसेसिंग करती है। वो शायद ना ले, बाकी तमाम कंपनियां आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज लेना शुरू हो जाएंगी। तो हमारे पास कैपेसिटी भी है, हमारी जो मशीनरी है वो उसको प्रोसेस भी कर पाएगी। और ये जो 1 लाख टन लाया गया है, ये इन तमाम चीज़ों को जो इस वक्त लैब की सतह के ऊपर तय हो चुके हैं, केमिस्ट्री की बुनियाद पे तय हो चुके हैं, अब इनको हकीकत में प्रोसेस करके उसका रिजल्ट जो है वो सामने रख के फिर इंशाल्लाह से तेल मंगवाना। मलिक साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। अब हम हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि वो वंस बिटन ट्वाइस शाय हो चुके हैं ना। अब ऐसी खुशखबरी आती है तो थोड़े से हम स्केप्टिकल भी हो जाते हैं कि कितनी देर तक रहेगी, क्या ये होगा भी नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू टेक दिस पॉजिटिवली। पॉजिटिव, हमें पता है कि अच्छा सोचने लगते हैं, फिर ज़हन में खौफ आ जाता है, वहम आता है, खौफ आते हैं, ख्यालात आते हैं, क्या हो जाए, लेकिन खैर ये तेल तो आ गया है। सो अब चूंकि आ गया है तो हम अपने आप को इजाज़त दे रहे हैं कि हम थोड़ा सा खुश हो सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हो।
मुस्लिम लीग नून ने वर्कर्स कन्वेंशन किया और पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, सीनियर नायब सदर हैं मरियम नवाज साहिबा। सोने का ताज पहनाया गया। यस, इसमें हम पॉज इसलिए देंगे क्योंकि पहले आप ताज देखें और उसके नीचे सोने का ताज है और नीचे PMLN इन लेटर्स लटक रहा है, यानी माथे का वो झूमर बनेगा। चलिए, माथे का मेरा ख्याल है कि मरियम भी थोड़ी सी एम्बेरस होगी क्योंकि उन्होंने पहनने से सॉर्ट ऑफ रिफ्यूज भी कर दिया, उन्होंने रख के फिर वापस कर दिया। हाँ, मेरा ख्याल कारकुन अगर कोई लीडर है, मकामी लीडरशिप है, तो उनके जज्बात का एहतराम और लिहाज एक तरफ, लेकिन इस बात को लीडरशिप की तरफ से डिस्करेज किया जाना चाहिए। इनफैक्ट कोई ऐलान कर देना चाहिए कि जो सोने का ताज है मैं इसको डोनेट करके किसी जगह लगा दूंगी या बता दें। अनाउंस इट, नंबर 1। और जो ये बना के दे रहे होते हैं कि ये बड़ी चीज है, वो पाकिस्तान में नहीं रहते, उनको पता है सोने का क्या भाव चल रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त क्या मजबूरियां हैं लोगों की। चलिए, अगर वो अफोर्ड भी कर सकते हैं तो उन्हें ये नहीं अंदाजा कि ये ऑप्टिक्स अब बहुत ही ओल्ड स्कूल हो चुके हैं। दिस इज वल्गर डिस्प्ले ऑफ मनी, रिसोर्सेज, कि आप एम्बेरस कर रहे हैं। इनफैक्ट इस किस्म का तोहफा दे के मुझे तो लगता है कि जिसको दे रहे होते हैं वो भी एम्बेरस्ड होते हैं। नहीं, उसकी स्टैंडिंग भी खराब होती है। मेरा ख्याल है कि ये फ्रॉम लीडरशिप एक मैसेज दिया जाना चाहिए कि आप प्लीज ये हरकतें करना बंद कर दें और 2023 में आ जाएं। और उसको बड़ा पब्लिकली आपको अगर एक दफा मैसेज दे दें उसके बावजूद कोई करे, देन यू हैव ऑल द राइट, क्योंकि ये पहला ताज नहीं है जो इन्हें दिया गया है, इससे पहले भी इनकी ताजपोशी की जा चुकी है। सो काइंडली ये बात बावर करानी चाहिए अपनी मकामी लीडरशिप को, जो टॉप टियर लीडरशिप है उसकी तरफ से, कि ये हरकतें करना बंद कर दें, क्योंकि ये अच्छा पैगाम नहीं देती लोगों को। और जो पहले ही लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, लगता है उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन्हें लगता है कि ये पता नहीं कौन सी दुनिया के लोग हैं जो एक दूसरे को ताज पहना रहे हैं। अच्छा, एनीवे, देयर इज नो न्यूज़ इन दिस, दिस इज जस्ट व्हाट वी फेल्ट एंड वी वांटेड टू से इट कि ये अजीब और गरीब किस्म की हरकतें खत्म करें। हाँ, अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट और एक और वैसे बात कर लूँ मैं, लास्ट बात है। ठीक है जी, सियासी बयानबाजी होती है, लेकिन हमें सबक सीखना चाहिए और माजी करीब से सबक सीखना चाहिए कि जब किसी को आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, किसी पे जुमले कसते हैं, तो फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ नहीं होती। बुरा वक्त आने में टाइम नहीं लगता। हर कोई अपने सियासी मसाइब और हालात से गुजर कर आया है, लेकिन अब इस तरह की सियासत को फुल स्टॉप लगाना चाहिए हमारे सियासी लीडरान को। जो ताने तिशने देने वाली सियासत है ना, कि इतनी सी पार्टी रह गई है कि रक्शे में आ जाएगी, कि मोटरसाइकिल पे आ जाएगी या चिंची पे आ जाएगी, ये सब कुछ ये नहीं है कि आप लोगों पे जुमले नहीं कसे गए। ये सुना है ना सबने, एक पार्टी के चेयरमैन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इसी तरह की बातें करते थे, नहीं तो इन्होंने यही अल्काबात इस्तेमाल करते थे। लेकिन जवाबी फायर में भी माशाल्लाह उनको भी बीट किया जा रहा है। इज इट नॉट हाई टाइम कि आप जरा बेहतर मोरल स्टैंडिंग के साथ मैदान में आए और इस तरह की बातें करने से इज्तनाब करें? क्योंकि अगर एक फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आ ही रहा है पाकिस्तान में नफरत की सियासत को, तो फिर उसमें मजीद कंट्रीब्यूशन ना करें। अच्छा अब्दुल्ला, इस स्पीच का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं सुनता, यही होता रहेगा और आई हैव नो होप कि ये बात बदलेगी। सो लेट अस टॉक अबाउट क्रिकेट। और जी, कभी हाँ कभी ना करता भारत आखिरकार एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद हो गया। मुबारक हो सारों को और क्रिकेट शायकीन। और खित्ते में क्रिकेट के फ़रोग के लिए यकीनन ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी अच्छी खबर है और पाकिस्तान ने हर मुमकिन लचक दिखाते हुए हाइब्रिड मॉडल पेश किया था, लेकिन भारत मुसलसल, आपको याद ही है, पसोपेश से काम ले रहा था। व्हाट? पसोपेश से। बिल्कुल, ओके फाइन, व्हाटएवर। और पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि अगर पाकिस्तान की मेज़बानी में भारत एशिया कप खेलने के लिए तैयार ना हुआ तो पाकिस्तान भी ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। ये हमारा बड़ा अच्छा एक स्टांस था। और अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने पीसीबी की तजवीज़ मान ली है। वेरी नाइस। और हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में और बकिया न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। अच्छा, कैसे होगा ये सारा कुछ हम जानेंगे। हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, वो हमें ज्वाइन करें। भट्टी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। भट्टी साहब, बता दीजिए ज़रा हमें, अब फाइनली कुछ आपके पास अंदर की खबर है, कैसे मान गया भारत और अब इस प्लान के तहत क्या स्केड्यूल बनेगा, कौन से मैचेस, कितने मैचेस यहाँ होंगे, कितने मैचेस बाहर होंगे? देखिए अब्दुल्ला, मैंने 24 मई को जब जियो न्यूज़ पर रात को ये खबर दी और उसके बाद फिर इंडियन मीडिया ने रंग में जो भंग डालने की कोशिश की, तो बेसिकली बीसीसीआई उस वक्त भी राजी था, इंडियन मीडिया उसमें नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था। और फाइनली नजम सेठी और उनकी टीम ने जितनी एफर्ट्स की थी
अब भारतीय मीडिया भी ये कहने पर मजबूर है कि 4 मैचेस एशिया कप के यकुम से 17 सितंबर के दरमियान लाहौर में होंगे और उसके बाद जो एशिया कप है वो श्रीलंका मुंतकिल हो जाएगा और मुमकिना तौर पर पालक के लिए कैंडी के पास एक जगह है जहां पर बकिया एशिया कप होगा और फाइनल एशिया कप का भी श्रीलंका में खेला जाएगा। तो ये एक पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त कामयाबी है कि इंडिया जो मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं था, फाइनली जो इसमें रोल प्ले किया वो पाकिस्तान के पास एक ही कार्ड था। पाकिस्तान ने साफ साफ कह दिया था कि अगर श्रीलंका पाकिस्तान को एशिया कप के 4 मैचेस नहीं दिए जाते तो फिर हम भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। और कल रात आपको, बल्कि थोड़ी देर पहले हेडलाइंस में भी चल रहा था कि इंडिया ने जो आईसीसी को प्रपोजल दिया है उसमें वर्ल्ड कप के जो 5 वेन्यूज हैं वहां पर पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो करवाने की तजवीज दी गई है। लेकिन मेरे ख्याल में एक वेन्यू जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद है, पाकिस्तान पहले से रिलेक्टेंट है कि अहमदाबाद में पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर पाकिस्तान की टीम अल्लाह करे कि फाइनल में पहुंच जाए तो फिर पाकिस्तान फाइनल खेलने तो अहमदाबाद जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो अहमदाबाद वाला मैच है ये कलकत्ता शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन एक बहरहाल पाकिस्तान को एक अच्छी कामयाबी मिली है कि इंडिया तो पाकिस्तान नहीं आ रहा, लेकिन इंडिया ने ये भी पाकिस्तान को एश्योरेंस दी है कि 2025 में जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो वो उस वक्त पाकिस्तान आएगा। लेकिन भारतीय मीडिया 4-5 दिन पहले ये भी उन्होंने एक आइडिया फ्लोट किया था कि जी पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी लेकर अमेरिका और वेस्ट इंडीज को दे दी गई है। तो ये खबर भी बेबुनियाद थी। तो मेरे ख्याल में काफी एक अच्छी डेवलपमेंट है कि इंटरनेशनल टीमें तो पाकिस्तान आ रही है, लेकिन एशिया कप के चाहे 4 मैचेस ही हों, हाइब्रिड मॉडल का अप्रूव होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर है। अच्छा भट्टी साहब, अब ये 4 जो होंगे मैचेस पाकिस्तान में, ये कौन से होंगे? ये भी इसका स्केड्यूल कुछ आया है, कुछ इसकी इंफॉर्मेशन हो? जी हुमा, पाकिस्तान सिर्फ अपना एक मैच नेपाल के खिलाफ लाहौर में खेलेगा। इसके अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये टीमें आपस में 3 मैचेस इनके भी लाहौर में होंगे। अब पाकिस्तान ने एक और आइडिया दिया हुआ है एशियन क्रिकेट काउंसिल को। मुमकिना तौर पर मंगल को कल एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस करने जा रहा है। पाकिस्तान ने जो अगला प्रपोजल दिया है कि हमें सुपर 4 का भी एक मैच दे दिया जाए, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर अफगानिस्तान की टीम क्वालिफाई करती है सुपर 4 में तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच जो है वो भी लाहौर में हो जाए। तो पाकिस्तान को 4 मैच तो यकीनी तौर पर मिल रहे हैं, लेकिन 5वें मैच की एफर्ट्स जो हैं वो भी जारी हैं। अच्छा, ये बताइएगा भट्टी साहब, अब रवां हफ्ते स्केड्यूल जारी होने का भी इम्कान है जो वर्ल्ड कप होने वाला है, और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान इंडिया मैचेस भी हैं, और अगर इंडिया जाकर उसके कुछ फाइनल कुछ हुआ है कि कौन सा मैच हम खेलेंगे? क्या हम सिर्फ फाइनल खेलेंगे या फिर 15 अक्टूबर को जो हमारा टाकरा है वो भी हम भारत जाकर खेलेंगे, और अल्टीमेटली हम इंशाल्लाह फाइनल में तो पहुँचेंगे ही। सो हम क्या खुद भी जाकर ये मैचेस देख सकेंगे कि कितनी मेहमान नवाजी करने के लिए भारत तैयार होगा पाकिस्तानियों की? ये भी एक अहम सवाल। और वेन्यूज के हवाले से ये जरा कंफ्यूजन क्लियर करें, क्या वेन्यूज डिसाइड हो रहे हैं? देखें, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कल रात ही मीडिया में ये खबर भी आई है कि जो वेन्यूज दिए पाकिस्तान के मैचेस 5 मुख्तलिफ वेन्यूज पर हैं। उस प्रपोजल के मुताबिक जो 15 अक्टूबर को मैच होना है पाकिस्तान और इंडिया का, वो अहमदाबाद में है। लेकिन हमारी इत्तलात है कि किसी भी पहला मैच अहमदाबाद जाकर खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो मुमकिना तौर पर ईडन गार्डन्स कलकत्ता जो है वहां पर ये मैच मुंतकिल हो सकता है। लेकिन बाकी जो 4 वेन्यूज है उसमें हैदराबाद है, कोलकाता है, चेन्नई है और बेंगलोर है। तो ये 4 वेन्यूज है। लेकिन पाकिस्तान अपने ज़ाहिर वर्ल्ड कप जब इंडिया में हो रहा है तो ये गिव एंड टेक की बुनियाद पर हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हुआ है। और आप देखें कि भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि एशियन आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस कर दे। लेकिन पाकिस्तान अपनी जिद पर कायम रहा। आईसीसी के चेयरमैन लाहौर आए, सीईओ लाहौर आए, लेकिन वो पाकिस्तान को मनवा नहीं सके। पाकिस्तान का जो एक ही मौकिफ था कि अगर हाइब्रिड मॉडल हमारा भारत अप्रूव करेगा तो हम भारत जाएंगे। लेकिन अब्दुल्ला, जो आपका अगला सवाल है वो सहाफियों और
जो तमाशाइयों से रिलेटेड है। जाहिर है इस बारे में भी बीसीसीआई को पाकिस्तान की हुकूमत और फॉरेन ऑफिस के साथ मिलकर एक वीजा पॉलिसी भी बनानी है कि लोगों को किस तरह वीजा मिलेगा। मुझे याद है 2016 में जब मैं T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया गया था, हर शहर में हमें पुलिस रिपोर्टिंग वीजा मिला था। उस शहर में उतरते ही हमें पहले पुलिस स्टेशन जाना होता था, और जब हमें वो शहर छोड़ना होता था एक दिन पहले फिर पुलिस स्टेशन जाके बताना होता था कि हम आपके शहर से कल जाने वाले हैं। बट तो में इस बार कोई आसानी होनी चाहिए एटलीस्ट सहाफियों के लिए, तो मतलब रिपोर्ट करने आए हैं, रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्टिंग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने आए हैं। ज्यादातर पाकिस्तानियों को जब वीजा मिल जाता है, इंक्लूडिंग माय ओन सेल्फ, जब मैं इंडिया गई थी तो हमें भी पुलिस रिपोर्टिंग, लेकिन पुलिस रिपोर्टिंग फिर भी करनी पड़ी थी, तो लिहाजा वो करना ही पड़ता है। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच हो रहा है फॉर बीइंग विद अस, उनके लिए तो कोई रियायत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अच्छा जी, हम बीसीसीआई की बात कर ही रहे हैं तो घर के शेर भारतीय क्रिकेट टीम न्यूट्रल वेन्यू पर एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल हार गए हैं। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट का नया चैंपियन बनकर सामने आया है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को 209 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है और आखिरी दिन कोहली आउट हुए तो विकेटों की फिर झड़ी सी लग गई। और फिर आपको ये भी बता दें कि हुआ क्या उसके बाद 70 रन के दौरान 7 विकेटें गिर गई। 444 रन के ताकुब में आखिरी दिन 164 रन से मतलब इनिंग शुरू की और 234 रन पर ढेर हो गई टीम ये। अच्छा, लेकिन सबसे मजे की बात ये है कि बाय द वे आपको ये याद दिला दें कि भारतीय टीम मुसलसल दूसरी बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर शिकस्त से दो चार हुई लेकिन है। इसके लिए उनके पास आइडियाज हैं कुछ। अच्छा, ये आइडियाज अब देखने वाले हैं। रोहित शर्मा ने इस हार के बाद कुछ आइडियाज पेश किए हैं। सबसे पहले तो उन्हें फाइनल होने पे भी एतराज है कि इस तरह से क्यों डिसाइड हो रहा है। सो उनका हम कुछ ठीक आएंगे, लेट्स हियर हिम फर्स्ट, उस पे फिर हम जरा थोड़ी सी बात करेंगे। अभी ये ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि बेस्ट ऑफ 3 हो और उसके बाद फाइनल का फैसला हो। भाई व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मतलब हार गए तो ये किस किस्म की अजीब किस्म की सजेशन है। अच्छा, बाय द वे ये तो सजेशन है, इसके बाद एतराज टाइमिंग पे भी हुआ। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब। 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, एक सेशन खराब हो, दूसरे सेशन उन्होंने कहा जी रिदम में, तो ठीक है, बाज लोगों को उनकी राय ठीक लग सकती है कि जी बेस्ट ऑफ 3 और रिदम में आ जाए तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन चले इस राय पे फाइनल कौन से स्पोर्ट में 3-3 बार होते हैं, टेनिस में ही होता है। ये भी हो सकता है कि 3 के बाद 5 पे बात ना आए, लेकिन चलिए इस पे हम गुंजाइश दे देते हैं। लेकिन इस बात पे कौन सी गुंजाइश है कि फाइनल होने का टाइम भी गलत है भाई, मतलब अब सारा कुछ आप ही की मर्जी से होगा। सो उन्होंने क्या कहा है, टाइम के हवाले से भी देख लीजिए कि कब होना चाहिए कब नहीं, इस पे भी राय का इजहार किया। सो एनीवेयर इन द वर्ल्ड का मतलब है इंडिया में खेल लें और अपनी मर्जी के टाइम से कुछ भी कह देंगे। आई एम सॉरी दिस इज, वो होता है ना कि ये सावर ग्रेप्स चल रहे हैं इधर, क्योंकि अब हम हार गए हैं तो अब हम हर चीज पे प्रोटेस्ट करेंगे। अगर यही आप जीते होते तो क्या कहते हैं कि बेस्ट ऑफ 3 कराओ? एब्सोल्युटली नॉट। या फिर ये टाइमिंग ऑफ है, मतलब और इतने ऑब्वियस, रोहित शर्मा आपने इतना ऑब्वियस कर दिया इस चीज को कि व्हाई यू आर सेइंग दैट हार गए, तस्लीम करें, मूव ऑन। सोचना चाहिए कि ये बीसीसीआई के जो खिलाड़ी, इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, इनके जो ओहदेदार हैं या इनके जो सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटिंग सेलिब्रिटी, इनका ये कॉन्फिडेंस कहां से डिराइव हो रहा है? क्योंकि इनको ये कॉन्फिडेंस ओवर द इयर्स दिया गया, ये आईसीसी से आ रहा है। हाँ, कॉन्फिडेंस इनको दिया गया है कि तुमसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, वी आर द बिगेस्ट प्लेयर। सो हम जो दिल में आएगा वो करेंगे, अपने हिसाब से खेलेंगे, अपने हिसाब की जगहों पे खेलेंगे, अपनी मर्जी के वक्त पे खेलेंगे। और रोहित शर्मा ने तो कहा ही, साथ ही सुनील गावस्कर ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई कि भाई ये बिल्कुल जून में क्यों हो, जरूरी थोड़ी है, आईपीएल के बाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो हम अपने मामलात नहीं इधर उधर करेंगे, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ही होगा और कोई वईद नहीं है कि आगे पीछे हो भी जाए। इस बात का मुझे भी शक है, बिकॉज यू नो हु रूल्स ओवर देयर। लेकिन ये बॉटम लाइन ये है कि ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, बस लिहाजा हम बहाने बनाएंगे, ये इधर कर लो, बेस्ट ऑफ 3 कर लो, बेस्ट ऑफ 3 भी अगर हार गए तो बेस्ट ऑफ 5 कर लो, बेस्ट ऑफ 10 कर लो। मतलब हम जब तक नहीं जीतेंगे तो तब तक खेलते रहो। नहीं वैसे उसमें मुझे लगता है कि उसमें गुंजाइश देने, उन्होंने कहा जी रिदम का मसला था, हम रिदम में नहीं आते एक मैच से, तो एक मैच की जगह 3 भी हो सकते हैं, उस पर मुख्तलिफ राय भी हो सकती है। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि ये बेतुकी सी फरमाइश, टेस्ट मैच है, 5 दिन खेल रहे हैं, ये T20 नहीं है कि एक दिन जो 2 घंटे उनका रिदम नहीं बना। अब्दुल्ला प्लीज, आई एम नॉट अग्रीइंग विद यू एट ऑल, नॉट एट ऑल। 2 इनिंग्स होती है यार, आप रिदम में नहीं आ रहे तो आप 6 में आ जाएंगे। आप 3 कर लें, आप जाएं रोहित शर्मा और आप बिल्कुल एक ही सोच नहीं बिल्कुल एक सोच नहीं, मतलब बाकी वाली तो बिल्कुल बेजाज सी फरमाइशें थी। नो, इट्स अनरीजनेबल डिमांड, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन। और अगर गलती से ऐसा हो गया तो मैं तो सबसे पहले प्रोटेस्ट करूंगी। एक फाइनल होता है, बाकी स्पोर्ट्स का क्या हो गया? अच्छा। पूरी दुनिया में हर स्पोर्ट 3-3 करा लो। अच्छा, ब्रेक लूडो खेल रहे हैं ना हम लोग, हाजिर होते हैं इस पे, जरा हम भी किसी एग्रीमेंट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं जो मुश्किल नजर आ रहा है।
We came across a very strange story yesterday, और ये दुनिया के एक और मुल्क में से है जो कि अफ्रीकन मुल्क है, मौरितानिया। और वहाँ एक अजीब व गरीब मुनफरिद रिवाज है। अजीब व गरीब उनके लिए तो नहीं है, लेकिन हमें सोच के अजीब लगा कि वहाँ जब तलाक हो जाती है किसी की तो वो कोई गम या अफसोस, कोई इस किस्म की कोई फीलिंग नहीं होती, वो एक्चुअली उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो दे एक्चुअली हैव इवेंट्स सेलिब्रेटिंग द तलाक, जिसमें नाच गाने खाने का अहतमाम होता है, ख़वातीन को मेहंदी भी लगाई जाती है और इस बात को फैलाया जाता है कि खातून से फिर से शादी की जा सकती है। बेसिकली दैट शी इज सिंगल अगेन ये बात बताई जाती है और इसके लिए सेलिब्रेशन में भी होती हो। लेकिन हर जगह के डिफरेंट कल्चरल मामलात होते हैं। हमारे यहाँ आपको पता ही है तलाक को कितना बुरा समझा जाता है, और तलाक को बुरा समझा जाने में कोई इतनी मायूब बात भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कोशिश तो यही होती है लड़का लड़की की भी, उनके ख़ानदानों की भी, कि घर अगर बस रहा है तो ये मामला चलता रहे। और वैसे भी रिलीजियस एस्पेक्ट से भी मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कोट करना चाहूँगा कि हदीस है, सही हदीस है, एक्चुअली सही मुस्लिम की हदीस है कि शैतान जो है ना, उसके जो चेले हैं, जो कारिंदे हैं, काम कर रहे होते हैं, वो पूछता है कि भाई आज क्या क्या किया। कोई कहता है जी भाई को भाई से लड़ा दिया, कत्ल करा दिया, जना करा दिया, चोरी करा दी। शैतान सबसे ज़्यादा अपने किसी डिसाइपल से खुश तब होता है जब वो कहता है कि मैंने मियाँ बीवी में लड़ाई करा दी है या तलाक करा दी है। सो एक नापसंदीदा अमल तो है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने कितनी, बल्कि हर किसी का एक्सपीरियंस है, हर किसी ने अपने फैमिलीज में, अपने खानदानों में, और दे हैव मे बी गॉन थ्रू इट देमसेल्व्स, कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बेहतर है कि लोग अलहदा हो जाएं। अगर उनके बच्चे हों तो उनके लिए भी बेहतर है कि एटलीस्ट वो ग्रो अप नहीं हो रहे एक बहुत ही बुरे माहौल में जहाँ माँ बाप की बिल्कुल बनती नहीं है, जो कि बच्चों को भी आगे अच्छी चीज़ नहीं सिखा सकते, क्योंकि जब मोहब्बत मानूसियत माँ बाप में ना हो तो आगे बच्चे ने क्या सीखना है। बट जब हमने ये खबर पढ़ी तो मुझे ज़रा अजीब भी थोड़ा सा लगा कि सेलिब्रेशन या सेलिब्रेशन पार्टी, उसका मतलब ये तो एक कल्चरल थिंग हो गया। हम मौरितानिया की बात कर रहे हैं अफ्रीका में, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए ये बात तो साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है, डिफरेंट अडल्ट्स की स्टडी, और जो लोग बच्चे जिनको एंगर इश्यूज होते हैं, कि अगर माँ बाप अलहदा रह रहे हों और फिर बच्चों की परवरिश की जाए, वो बेहतर है बजाय इसके कि एक घर में माँ बाप मुसलसल लड़ रहे हों। तो इस पे हम दोनों शायद इख्तलाफ ना कर सकें, क्योंकि ये तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया है कि अगर एक घर में जिसमें माँ बाप एक दूसरे का झाटा पुट रहे हों, वहाँ पे बच्चे जो परवरिश पाते हैं वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड होते हैं और उनका रिश्तों पे एतमाद कम होता है और उनको अपनी आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो डिवोर्स इज़ ओके, अगर बिल्कुल ही और कोई चारा ना हो तो ज़रूर हो जाए, लेकिन ये सेलिब्रेशन वाला बिट तो ऑब्वियसली उन लोगों का कल्चरल है। लेकिन इस बात से हमें ये ज़रूर ख्याल आया कि इसके बाद एक उस लड़की की या खातून है जो अकेले हुई है, कितना ज़रूरी है कि उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। और आपको पता है बहुत सी डिवोर्सेस टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में ख़वातीन इसलिए रहती हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं होता कि हम अगर अकेले हो गए तो हम किस तरह खाएंगे, कमाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती। अच्छा, एक मुख्तसर में बात कह दूं कि हमारे यहाँ भरपूर, हमारे मज़हब में भी आज़ादी दी गई है, इख्तियार दिया गया है औरत को कि अगर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहती तो वो ना रहे। यहाँ तक इख्तियार दिया गया है कि एट टाइम्स आपके साथ आपकी किसी से अट्रैक्शन ही नहीं होती, ना इमोशनल ना फिज़िकल अट्रैक्शन, तो उसमें भी औरत को ये इजाज़त है, या इवन मर्द को ये इजाज़त है कि वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ले सकते हैं। और हमारे बड़े सगीर में एक कल्चर है कि शादी नहीं चल रही, चलो चलो बच्चा फ़ौरन पैदा होना चाहिए, चलो चलो मतलब एक नहीं दूसरा होना चल रही है उसको और मजबूत क्यों कर रहे हो। इस बात से ज़रूर हमें बाहर निकलना चाहिए और ऐसे मामलात में इन एनी केस फैमिली प्लानिंग पे हमें जोर देना चाहिए कि पहले ज़रा मियाँ बीवी एक दूसरे को समझ लें और उसके बाद अपनी फैमिली प्लान करें, क्योंकि फिर क्या होता है, बच्चे रुल जाते हैं। ऐसे नहीं होनी चाहिए डिवोर्स, लेकिन कुछ केसेस में नागुज़ीर हो जाती है और शायद बेहतरी ही होती है फॉर द फ्यूचर। तो लिहाजा वी जस्ट रेड दैट आर्टिकल और हमने सोचा भी दुनिया में ऐसे जगह हैं जहाँ तो सेलिब्रेशन चल रही है, चलो सेलिब्रेशन आप ना करें, उसको लेके एक्सेप्टेंस तो दे दें, इट्स ऑलराइट, हो गया। और हर चीज़ जिस तरह कहा जाती है ना कि अल्लाह की तरफ से, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एनीवे, वी वर रीडिंग दिस आर्टिकल, तो हमने सोचा इस पे थोड़ी सी बात हो जाए। हम लेंगे ब्रेक। और जिनकी तलाक़ें हो गई हैं, मतलब हाँ ब्रेक तो ले लें, मतलब उनके साथ शादियाँ वाले मामलात भी जब उनकी दोबारा शादी होती है तो उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए भाई। Why not? वो तो सेलिब्रेशन डेफिनेटली बनती है। If you have your own opinions, ideas, please write to us। और इसको हम जरा मजीद डिस्कस करेंगे कभी।
एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू, पाकिस्तान में आज दुनिया भर की तरह चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का शुमार ऐसे मुल्कों में होता है जहां चाइल्ड लेबर की तादाद में कमी के बजाय एक्चुअली ट्रेजेडी है कि इजाफा हुआ है और अभी भी मुल्क में 1 करोड़ 2 लाख बच्चे मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं और डोमेस्टिक लेबर तो निकाल ही देना जो उसके अलावा होती है। कंसर्निंग बात मजीद ये है कि हम ना सिर्फ चाइल्ड लेबर को नहीं रोक सके बल्कि बच्चों को जिनसी जराइम से भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। दिस ऑल गोज़ हैंड इन हैंड। और एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं, साल 2022 में मुल्क भर में 4,500 से ज़ायद बच्चों को जिनसी तशद्दुद का सामना रहा। इमेजिन दिस फिगर, और ये रिपोर्टेड होते हैं। इसके अलावा इट कुड बी अ डबल फिगर। 2123 बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। दिस इज़ अ ट्रेजेडी। मतलब इस पर कितनी बात कर चुके हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन सारा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सारा शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा, आज चाइल्ड ब्यूरो के खिलाफ आगाही का दिन तो मनाया जा रहा है। दुनिया इस मामले को बड़ा संजीदा लेती है, लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि अभी तक हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये गलत है। पढ़े लिखे अमीर लोग, उनके घर 10-10, 12-12, 13-13 साल की बच्चियां उनके 20-20 किलो के बच्चे संभाल रही होती हैं। ये कैसे बदला जाएगा सारा कुछ? जी बिल्कुल, देखिए चाइल्ड लेबर इज़ अ वेरी बिग सोशल इशू एंड इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, और जगहों पे भी डेवलपिंग नेशंस में होता है। एंड नॉट दैट आई एम जस्टिफाइंग इट, इट्स बिल्कुल मतलब बिल्कुल गलत है। कानूनी तौर पे पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट ही ले लें अगर आप फॉर एग्जांपल, तो उसमें 15 साल से कम उम्र बच्चे से मुलाजमत कराना जुर्म है। तो ये हमें पता है कि ये जुर्म है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को घरों में मुलाजमत पर रखा हुआ है, उनसे जबरी मशक्क़त भी करा रहे हैं, उनको मार भी रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इसका जो है ना, और वो कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे बहुत गुर्बत है मुल्क में और हमारी इकोनॉमिक हालात इतने ठीक नहीं है, तो फिर माँ बाप जो है दे फोर्स्ड कि वो बच्चे पैदा ही, मतलब बेसिकली चिल्ड्रन आर यूज्ड एज कमोडिटीज़ ओवर हियर इन पाकिस्तान। वो उनको पैदा ही करते हैं इतने ज़्यादा, और सिर्फ इस वजह से ताकि वो उनका ज़रिए आमदन कमा सकें। तो हमें चाहिए ऐसे बच्चों को मुलाजमत पर ना रखें। हम पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, हमारे अवेयरनेस है कि ये एक जुर्म है और इससे एक बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, एंड स्टिल वी एम्प्लॉय देम। तो हमें भी अपने जो है ना वो अमल ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, हम जो है ना वी आर ऑफरिंग टू एवरीबडी, द होल पब्लिक, कि अगर कोई अपने बच्चों का जो है वो ब्रिंगिंग अप अफोर्ड ना कर सके, उसकी एजुकेशन ना कर सके अफोर्ड, हमारे पास रखवा दे ऐसे बच्चे। हमारे पास कैपेसिटी भी है और हम ऐसे बच्चे को रखने के लिए तैयार भी हैं। अच्छा सारा, एक के बाद एक केस जो है वो बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम का भी आता है। ये सिलसिला रुक नहीं रहा। कवानीन हमारे पास इतने सख्त हो चुके हैं, इसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कवानीन मौजूद हैं, एंड आई पर्सनली बिलीव कि कवानीन में कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी सज़ा जो है वो 7 साल से 14 साल तक होती है अगर ये जो है ना वो जस्टिफाई हो जाता है कि एक रेप हुआ बच्चे के साथ। सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड फॉर अ चेंज इन लॉ, लेकिन इशू आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का। हमारे कानून बहुत अच्छे बने हुए, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इफेक्टिवली जितनी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत सारे केसेस अपने सामने, कोई 250 केसेस देखे हैं ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के। होता ये है कि इनमें मुलजिम जो है अरेस्ट हो जाता है। जिस तरह ये कारी जिसने ये अब्यूज़ किया, ये जो है वो अरेस्ट हो गया और FIR हो जाती है, उस पर वो सेक्शन लग जाता है। लेकिन क्या होता है कि एक फैमिली का और जो विक्टिम की फैमिली है और जो मुलजिम है उनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और उसकी वजह जो है ना वो ये कि हमारा इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन सिस्टम कमज़ोर है। तो वो जो है वो इजाज़त देता है, हमारा विक्टिम प्रोटेक्शन नहीं है जो होनी चाहिए, जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। वो पैसे ले लेते हैं एक फैमिली दूसरे से, राजीनामे हो जाते हैं। मतलब आई वंडर कि कैसे हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया में राजीनामा टाइप चीज जो है ना पाकिस्तान में, ये निकाल देनी चाहिए। हर चीज में यही गंद डालता है। सारा मैं थैंक यू सारा। वो जो भीख मांग रहे होते हैं बच्चे, उनका एक, आपको पता है ये सिग्नल पे एक औरत होती है जिसके पास 20 साल से गोद में एक बच्चा होता है और छोटा ही रहता है, कभी जागता ही नहीं है। We're gonna see you tomorrow, inshallah. More on that some other day.